So in today's class, what I have for you today, I will discuss with you a very significant novel, a very important novel of George Eliot, that is The Mill on the Floss. आज की क्लास में जो मैं बात करूंगा वो एक नॉवेल है जॉर्ज इलियट का, उसका क्या नाम है, द मिल ऑन द फ्लॉस। इसको लेकर के मैं बात करूंगा और इस नॉवल को कवर करने के बाद जॉर्ज इलियट पे जितनी बातें करनी थी वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सब कुछ कर लेंगे इसके बाद, क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट नॉवेल उनका था मेरी नजर में, विच आई हैव टू डिस्कस विद यू, दो शी हैज रिटन 7 नॉवेल। तो एक पॉइंट तो मैं फिर से यहाँ बताना चाहूंगा कि द मिल ऑन द फ्लॉस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी पॉपुलर नॉवेल ऑफ जॉर्ज एलियट। और जो जॉर्ज एलियट है, जॉर्ज एलियट का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या है, मेरी एंड इवांस। उनका ओरिजिनल नेम था मेरी एंड इवांस, वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है कि जो मेरी एंड इवांस है उन्होंने अपना नाम जॉर्ज इलियट क्यों रखा। जॉर्ज इलियट नाम के उनका जो उन्होंने नाम रखा या इस नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया, उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये था कि विक्टोरियन एज जो था या जो विक्टोरियन सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वुमन राइटिंग को या किसी औरत के द्वारा लिखी गई कोई कविता, कोई उपन्यास या कोई ड्रामा को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा था। स्पेशली इफ शी राइट्स एनीथिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, अगर वह चीज जो है वास्तविकता के धरातल पर लिखी जा रही हो तो और भी ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। और जॉर्ज इलियट ने जो भी नॉवेल लिखा वह जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, यू विल कम टू नो मिडिल क्लास कैरेक्टर्स है, उस समय का जो कंटेम्प्रेरी सिनेरियो था या उस समय के जो इश्यूज थे, जो चैलेंजेस थे, जो प्रॉब्लम्स थे, शी हैज पिक्ड अप सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम सोसाइटी। उन सब चीजों को उन्होंने लिया, जैसे रिफॉर्म बिल को उन्होंने लिया, रेलवे का आना और तमाम जो चेंजेस थे उस दौर के, उस सारे चेंजेस को शी हैज वेरी वेल डिपिक्टेड इन हर नॉवेल। उन्होंने उसको बहुत खूबसूरती के साथ अपने नॉवेल में उसका जिक्र किया है। तो जॉर्ज इलियट ने अपना नाम क्यों पेन नेम क्यों रखा जॉर्ज इलियट, क्योंकि जॉर्ज जो है वो एक पुरुष का नाम होता, उसमें पुरुष का बोध होता उस नाम से, और एलियट भी यही होता है। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, जो एक उनका ओरिजिनल आइडेंटिटी थी कि शी वाज अ फीमेल, शी वाज अ वुमन, तो उसको छुपाए रखने के लिए और लोगों का क्या रिएक्शन है, व्हाट द पीपल थिंक अबाउट हर नॉवेल, उन्होंने अपना निक नेम लिया या पेन नेम लिया, स्टार्टेड टू राइट विद द टाइटल जॉर्ज इलियट। तो उनका जो नाम चुनना है उसमें भी, उसके पीछे भी एक रीजन था, वह क्या था, पैट्रियार्की, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और जो पुरुष समाज है या जो पुरुषों का एक पूरा का पूरा उस समय पुरुष राइटर्स की जो पूरी फौज खड़ी हुई थी उसमें अपनी जगह नहीं बना पा रही थी। तो एक तरह से अपनी जगह बनाने के लिए शी हैज पिक्ड अप दिस नेम, दैट वाज जॉर्ज इलियट। अब जहां तक बात है नॉवेल के बारे में, तो जो नॉवेल है स्पेशली द मिल ऑन द फ्लॉस, यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। जो कुछ उनके जीवन में घटा उसी चीज को शी हैज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर मैगी टुलीवर। एक इसमें कैरेक्टर है मैगी टुलीवर, वह खुद उनके जीवन को प्रेजेंट करती है, व्हाट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ जॉर्ज एलियट और मेरी एंड इवांस। All the incidents associated or related to her life has been depicted very well with the help of a character Maggie Tulliver। तो ये जो नॉवेल है काफी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। बाकी और भी तमाम चीजें जिक्र की गई है या चीजों को दिखाया गया है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन उनका पूरा फैमिली है, खास करके दो कैरेक्टर टुलिवर फैमिली में, जो आपका मैगी टुलीवर है और दूसरा टॉम टुलीवर, उनके भाई भाई बहन का जो ये रिश्ता है उसको, और प्लस जो और सारे जो है अप्स एंड डाउन्स है, उन सब चीजों को भी लेकर के बात की गई है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो नॉवेल है फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1860, जो नॉवेल है 1860 में पहली बार पब्लिश हुआ। कौन सा नॉवेल, द मिल ऑन द फ्लॉस। और इसके जो पब्लिशर थे उनका क्या नाम था, विलियम ब्लैकवुड। पब्लिशर का क्या नाम था, विलियम ब्लैकवुड ने इसको पब्लिश किया हुआ था। अमेरिका में इसका जो एडिशन आया था उसके पब्लिशर जो थे हार्पर एंड ब्रदर्स थे अमेरिका में,
और ये न्यूयॉर्क में पब्लिश हुआ था। तो ये दो चीजें ध्यान में रखना है। तीसरा मैं चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि टाइटल द मिल ऑन द फ्लॉस से क्या मतलब है। फ्लॉस इज द नेम ऑफ द रिवर। जो फ्लॉस है एक रिवर का नाम है। उसी के बगल एक और रिवर बहती थी, रिपल नाम का रिवर, RIPPLE, जिसका जिक्र मैंने अभी अपनी नोट्स में किया है, वो भी मैं बताऊंगा। तो फ्लास और रिपल नाम का जो रिवर था उसी के बगल में मिल है। और ये जो मिल है यह एक तरह का घर है टुलिवर फैमिली का, टुलिवर फैमिली का। वहीं पे उसी एरिया में उनका अपना लालन पालन हुआ। दे वर ब्रॉट अप। So mill on the floss. If anyone ask what is the floss, floss is the name of the river. एक और छोटी रिवर रिपल नाम का, इन्हीं दोनों रिवर के बगल में ही देर इज अ मिल। और उस मिल को लेकर के मैं बात करूंगा कि व्हाई द टाइटल द मिल ऑन द फ्लॉस। नावल कब पब्लिश हुआ? 1860 में। पब्लिशर का क्या नाम है? विलियम ब्लैकवुड। नावल कैसा नावल है? ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। नावल जब अमेरिका में पब्लिश होता है तो पब्लिशर कौन है? हार्पर एंड ब्रदर्स। ये न्यूयॉर्क में पब्लिश होता है। जानरा कैसा जानरा है? साइकोलॉजिकल फिक्शन है और डोमेस्टिक फिक्शन है। डोमेस्टिक फिक्शन क्यों? क्योंकि दो परिवार की कहानी है और स्पेशली टुलिवर फैमिली की कहानी है। मिस्टर टुलिवर, मिसेस टुलिवर और उनके एक बेटा और एक बेटी, जिसका नाम मैगी टुलिवर बेटी है और जो बेटा है उसका नाम है टॉम टुलिवर। तो इन दोनों लोगों का कैसे उनका बचपना प्लस कैसे उनका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और जिस माशरे में, सोसाइटी में वे रहते हैं उसका क्या असर पड़ता है, इन सब चीजों को लेकर के बताया गया है। नावल का जो सेटिंग है वो लिंकन शायर में है, लिंकन शायर में। और एक इमेजिनेटिव आप कह सकते हैं प्लेस है, उसको भी लेकर के वहां पे बताया गया है। इस नावल के आने से पहले जॉर्ज एलियट का एडम बीड नाम का नावल पब्लिश हुआ था। इस नावल के आने से पहले यू विल कम टू नो जॉर्ज एलियट हैज पब्लिश्ड अनदर नावल एडम बीड। और जो मिल ऑन द फ्लॉस है इसके बाद जो नावल पब्लिश हुआ उसका नाम सिलास मैरिनर है। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सिलास मैरिनर वाज प्रीसीडेड, प्रीसीडेड का मतलब उससे पहले जो नावल आया हुआ था उसका नाम एडम बीड है, उसके बाद जो नावल हुआ आया है उसका नाम सिलास मैरिनर है। नावल कैसा नावल है? ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। जानरा के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब टाइप ऑफ द नावल में जाएंगे तो क्या चीज आएगा? साइकोलॉजिकल फिक्शन और डोमेस्टिक फिक्शन है। जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है वह किस कैरेक्टर के माध्यम से बताया गया है? मैगी टुलिवर के माध्यम से बताया गया है। अब नावल का हम लोग प्लॉट, समरी और कैरेक्टर को लेकर के बात करते हैं। द नॉवेल डिटेल द लाइव्स ऑफ टॉम। टुलिवर फैमिली में एक लड़का है जिसका नाम टॉम है, TOM, टॉम। और उसी फैमिली में एक लड़की है जिसका नाम मैगी है। दोनों भाई बहन है। एक टुलिवर फैमिली की बात है। सिबलिंग्स है दोनों, अभी एडोलिसेंस अवस्था में आप कह सकते हैं या बिलो एडोलिसेंस एज है उनका। हु ग्रो अप एट डार्ल कोट बिल। और जो बिल का नाम है उसका क्या नाम है? डार्ल कोट। ये सब चीजें पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इट्स अबाउट अ फैमिली। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिली? दैट नेम ऑफ द फैमिली इज टुलिवर फैमिली। टुलिवर फैमिली में मिस्टर टुलिवर, मिसेस टुलिवर और उनका एक बेटा एक बेटी, टॉम एंड मैगी। लेकिन जो जॉर्ज इलियट है उनका पूरा विचार किसके माध्यम से नावल में आता है? मैगी के माध्यम से। जो मैगी के जीवन में घटित हुआ है इट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द लाइफ ऑफ जॉर्ज इलियट। सो जॉर्ज इलियट हैज प्रेजेंटेड हर लाइफ थ्रू द कैरेक्टर मैगी। मैगी के माध्यम से उन्होंने प्रेजेंट किया है। अब उसके बाद ये लोग जिस बिल में रह रहे हैं उस बिल का क्या नाम है? डार्ल कोटे बिल, डार्ल कॉटी बिल है। जो मैंने बताया था रिवर फ्लॉस और रिपल नाम का जो रिवर है वहां से, वहां के किनारे पर है। होता क्या है कि मैगी टुलिवर इज द प्रोटेगोनिस्ट एंड द स्टोरी बिगिंस व्हेन शी इज 9 years ओल्ड। पूरे नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो मैगी टुलिवर है।
MAGGIE, मैगी टुलिवर इज द प्रोटेगोनिस्ट, वह प्रोटेगोनिस्ट है। एंड द स्टोरी बिगिंस व्हेन शी इज 9 years ओल्ड, जब वह 9 साल की अभी, तब ये कहानी शुरू होती है। टॉम इज द एल्डर ब्रदर ऑफ मैगी, टॉम मैगी का एल्डर ब्रदर, वी ऑल नो, ये सब चीजें बता दिया गया कि टुलिवर फैमिली, टॉम एल्डर ब्रदर, मैगी 9 साल की है, तो उसी समय से कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू द डिफरेंट नेचर ऑफ मैगी टुलिवर एंड टॉम। जो टॉम है वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, टॉम इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, लेकिन टॉम में एक खासियत है कि टॉम को और कोई काम अगर आप कह देंगे पढ़ाई के अलावा, तो ही शोज हिज इंटरेस्ट, वो अपना इंटरेस्ट दिखाता है। टॉम का जो नेचर है, आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अपने फादर पर गया हुआ है। जैसे उसमें जो है रिवेंज लेने की भावना बहुत ज्यादा है, किसी चीज को हासिल करने की चीज है। पास्ट को अगर कोई घटना घटित है तो ही रिमेम्बर्स या ही रिकॉल्स दोस थिंग। ये सब टॉम में खासियत है। टॉम में मास्कुलिनिटी है। टॉम ये कहता है बार बार कि आई हैव टू डू समथिंग, इधर आई हैव टू सबमिट माई सेल्फ और आई हैव टू डू समथिंग, या तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं या तो कुछ करके दिखाऊं। तो टॉम में एक तरह का मास्कुलिनिटी है। दूसरी तरफ जो मैगी टुलिवर है, वो अपनी माँ पर गई हुई है, जनरस है, काइंड हार्टेड है, और उस काफी हद तक लिबरल है, काफी हद तक लिबरल है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज ये कि मिलनसार है और एंड लव्स हर ब्रदर, अपने भाई को बहुत ज्यादा चाहती है। इवन अपने भाई के लिए वो बहुत सारा गिफ्ट भी खरीदती है, तमाम अवसरों पर जो है उसको देती है। एनी हाउ, लेकिन बाई मिस्टेक व्हाट हैपेंस कि टॉम ने एक खरगोश पाल रखा है, और किसी कारणवश वो खरगोश बाई मिस्टेक या बाई इंसिडेंट वो खरगोश जो है मर जाता है। मैगी टुलिवर उसको टाइम पे खाना नहीं दे पाती है, तो वो खरगोश मर जाता है। इस चीज को लेकर के टॉम अपनी सिस्टर को बहुत डांटता है, उसको रिब्यूक करता है। तो ये सब जो बातें मैंने आपको बताया, मैं इसलिए बताया कि यू कैन जस्ट सी द डिफरेंट नेचर ऑफ brother and sister, कि Tom has masculinity. I am not saying कि Tom is a well disciplined or punctual person, no, not at all. लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। और उसका नेचर अपने फादर से मिलता है। और दूसरी तरफ जो मैगी है, लिबरल है, काइंड हार्टेड है, ओपन माइंडेड है, एंड शी हैज सम सिमिलैरिटी विद हर मदर, इतना सारा चीज। अब यही इसी टू डिफरेंट नेचर को एक परिवार में एक छत के नीचे बोथ आर लिविंग, लेकिन ये दोनों डिफरेंट नेचर अलग अलग रास्ते पकड़ेंगे। देन यू कम टू नो व्हाट कि पूरे नॉवेल का जो थीम है वो क्या है। व्हेन आई टॉक अबाउट द थीम, तो थीम इसमें है द टेंशन बिटवीन सर्कमस्टांसेस। जो एक परिस्थितियां जन्म लेती है, उस परिस्थितियों की वजह से परिवार में काफी टेंशन होता है। और एक समय ऐसा आता है कि टुलिवर फैमिली को अपना मिल बेचना पड़ता है। मिस्टर टुलिवर की उसी जो है सिचुएशन में मौत हो जाती है, और मिस्टर टुलिवर एक देखते हैं कि मेरे दुश्मन कौन कौन से हैं। फिर वो जो है अपने बेटे को खड़ा करते हैं कि अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद तुम्हें बदला लेना है। तो रिवेंज का भी एक भावना आपको देखेंगे कि ये चीजें आपको मिलेगी। तो एक क्या है, द टेंशन बिटवीन सर्कमस्टेंसेस एंड द स्पिरिचुअल एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दो सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियां हैं जो एक तरह से क्रिएट की गई है या खुद से उत्पन्न हो गई है, उनसे कैसे एक इंडिविजुअल जो है स्ट्रगल करता है। टॉम का स्ट्रगल, उनके फादर का स्ट्रगल, टॉम की सिस्टर मैगी का स्ट्रगल, दीज स्ट्रगल्स यू कैन जस्ट सी टू जस्ट टू रिजॉल्व द इशूज। जो इशूज है उसको सॉल्व करने के लिए हर कैरेक्टर एक स्ट्रगल करता है। और यहाँ लड़ाई आइडेंटिटी की नहीं है,
बल्कि सोसाइटी में जिसमें आप रह रहे हैं उस पर क्या प्रभाव आपका उस पर क्या पड़ता है, और सिचुएशन कैसे समटाइम्स इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, देन यू स्टार्ट टू मैनेज इट, तब आप उसको मैनेज करना शुरू करते, ये चीज दिखाया गया है। दूसरा जो थीम है, लव का जो थीम है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, खास करके मैगी टुलिवर का जो अफेक्शन होता है वो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उसका लव अपने भाई के प्रति और जो और कुछ कैरेक्टर्स है उसको लेकर के। डेथ भी दिखाया गया है। डेथ किस तरह से दिखाया गया है, नॉवेल के अंत में यू विल कम टू नो, जो फ्लॉस रिवर है उसमें बाढ़ आ जाती है, और उस बाढ़ में आप देखेंगे कि जो टॉम है वो एक जगह पे रहता है और उसको बचाने के लिए उसकी बहन मैगी जाती है बचाने के लिए बोट के माध्यम से, लेकिन जब वो लोग वापस आते रहते हैं तो उनकी बोट कहीं पे रेकिंग हो जाती है, पानी में फंस जाती है बवंडर में, और दोनों मर जाते हैं। और जब उनकी डेड बॉडी पाई जाती है तो दोनों क्लिंजिंग कंडीशन में है, विद बोथ ब्रदर एंड सिस्टर भी जो है वे अपने आप को मौत, एक लास्ट में नावलिस्ट कहती है कि मौत भी उनको जुदा नहीं कर पाई, इतना दोनों में अफेक्शन था इस पार्टिकुलर चीज को लेकर के। तो डेथ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोमांस भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो विक्टोरियन इरा का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था, बेरोजगारी और साथ ही साथ रिफॉर्म बिल और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जो कहानी है किसको लेकर के, मिडिल क्लास को, नीदर यू फाइंड एनी कैरेक्टर फ्रॉम अपर क्लास नॉर फेरी वर्ल्ड, ना तो परियों की दुनिया का कोई कैरेक्टर है ना ही बड़े घराने का कोई कैरेक्टर है। तो यू सी हियर व्हाट यू सी की जो थीम है, लव है, डेथ है, रोमांस और अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी तक मैंने आपको एक फैमिली की दो कैरेक्टर को लेकर के बात किया, टुलिवर फैमिली, जिसमें टॉम और मैगी टुलिवर की बात हुई है। फिर से थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं कि मैगी टुलिवर का जो मैगी टुलिवर इज द डॉटर ऑफ मिस्टर टुलिवर एंड मिसेस टुलिवर। मैगी टुलिवर का जो कलर है वो डार्क कलर है, उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। और जो ट्यूलिवा फैमिली है, जो पेरेंट्स है, खास करके जो माँ है, वो सोचती है कि मेरी बेटी का जो कलर है वो सांवला है, डार्क है, और इसको कोई पसंद नहीं करेगा। तो ये एक जो है कलर फीलिंग का जो इशू होता है, खास करके बेटी के रंग के साथ जो है, यह एक बड़ा इशू है जो उस समाज में भी था, एंड दैट हैज बीन प्रेजेंटेड थ्रू दिस कैरेक्टर मैगी टुलिवर। एंड स्पेशली जो माँ है जो है वह क्या है कि शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट द color of her daughter, कि the color of my daughter is not fair, या she has a dark complexion color, तो क्या होगा, whether anyone will come and accept her or not, what will be her identity, how will she manage, इस तरह की तमाम क्वेश्चंस माँ के दिमाग में चलते हैं। उस समय शाहरुख खान नहीं थे, फेयर एंड लवली नहीं था मुझे लगता, नहीं तो परेशानी ना होती। उसके बाद जो है टॉम टुलिवर आते हैं। टॉम टुलिवर का जो नेचर है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि टॉम टुलिवर हैज नो इंटरेस्ट इन स्टडीइंग, और ही हैज मास्कुलिनिटी के अलावा ही इज अ मैन हु बिलीव्स इन, अनडाउटली हु बिलीव्स इन हार्ड लेबर, और उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम है। और वह अपने फादर को ने उसको जो जिम्मेदारी दी है एक रिवेंज का, वो सब उसके दिमाग में चलता रहता है। ही ऑल्सो लाइक्स हिज सिस्टर, लेकिन दोनों के नेचर में अलग है। देन यू फाइंड कि इन दोनों की मम्मी बेजी टुलिवा, माँ का नाम क्या है, बेजी टुलिवा, BESSEY, बेजी टुलिवा, मैगी एंड टॉम्स मदर। जेरेमी टुलिवर, मैगी एंड टॉम्स फादर, जो जेरेमी टुलिवर है उनके फादर हैं। ये सब तो टुलिवर फैमिली हो गई है। अब उसके बाद यू विल कम टू नो कि वक्त जैसे जैसे बढ़ता जाता है, दे आर आल्सो ग्रोइंग एंड देयर डिफरेंट नेचर आर आल्सो कमिंग इन द लाइट ऑफ द पीपल, टॉम टुलिवर और मैगी टुलिवर का। एक चीज आता है कि जेरेमी टुलिवर, जो इनके फादर है जेरेमी टुलिवर, उनका किसी पार्टिकुलर चीज को लेकर के, खास करके बिल को लेकर के, या कि कोई और इशूज नॉवेल में ऐसा आता है, उन्होंने कर्ज वगैरह ले लिया है और उस कर्ज को चुकाने के लिए फैमिली में भी लोगों से पैसा लेते हैं अपने
ससुराल पक्ष के लोगों से वो पैसा लेते हैं और बातें बढ़ती, थोड़ा सा इनका नेचर गुस्सैल स्वभाव का, बहुत ज्यादा लोगों का बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो एक समय आता है कि जब आप कह सकते हैं मुकदमेबाजी जैसा होता है, और उस मुकदमेबाजी में जेरेमी ट्रेलेवर बहुत कुछ हार जाते हैं, उनको शॉक भी लगता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो जेरेमी ट्रेलेवर का जो रोल है, बीइंग अ फादर, यू विल कम टू नो कि ही हैज स्टबर्न नेचर, या ही हैज उनका नेचर थोड़ा सा सिनिस्टर है, हॉटी है, ही डजंट बिलीव कि दैट ही हैज टू कंप्रोमाइज विद एनीवन, वो किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, चाहे गलत हो या सही हो, इस पर नहीं, बल्कि उनका एक नेचर है थोड़ा सा हठी स्वभाव के जेरेमी ट्रेलेवर है। और उसमें जो है आप कह सकते हैं कि उस नेचर की वजह से उनको काफी चीजें खोनी पड़ती है। उसके बाद एक कैरेक्टर है फिलिप वाकेम। जो फिलिप वाकेम है, ये एक तरह से इफ आई से कि एक ऐसे पर्सन है जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करते, इनके फादर वकील हैं, और इनके जो फादर हैं वो जेरेमी ट्रेलेवर के अगेंस्ट में रहे, जेरेमी ट्रेलेवर के अगेंस्ट में रहे, या उनके अगेंस्ट में केस लड़ते हैं, और उस मुकदमे में जेरेमी ट्रेलेवर बिल को हार जाते हैं। लेकिन फिलिप वाकिम का जो रिलेशन है वो मैगी टुलिवर से है, मैगी टुलिवर जो कि टुलिवर फैमिली की बेटी है, और ये जो है थोड़ा सा डिसेबल है। फिलिप वकीम डिसेबल है, लेकिन पढ़ने में काफी अच्छे हैं। जो मैगी टुलिवर है वो अट्रैक्ट होती फिलिप वैकिम के प्रति। तो एक तरह से दो दुश्मन फैमिली के, अगर कहा जाए दो दुश्मन फैमिली के नई जनरेशन, एक का बेटा और एक की बेटी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इस अट्रैक्शन को ना तो बेजी टुलिवर फादर पसंद करते और ना ही टॉम टुलिवर पसंद करते। और बाद में एक ऐसी कंडीशन आती है जब टॉम टुलिवर अपनी बहन मैगी टुलिवर को मना कर देता है कि आज से तू फिलिप वैकिम से नहीं मिलोगी। तो एक रोमांस का जो मैंने भी बात बताया था, लव का बात बताया था, तो मैगी का एक अफेक्शन, मैगी का रोमांस, मैगी का लव जो है वह किसके साथ दिखाया गया? फिलिप वैकिम के साथ दिखाया गया। फिलिप वैकिम क्या है? डिसेबल है, डिसेबल है, लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं। तो उनकी डिसेबिलिटी के प्रति को भी देख करके, प्लस उनकी इंटेलेक्चुअलिटी को देख करके जो है मैगी अट्रैक्ट होती, क्योंकि उसका भाई पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है और वह इंटेलिजेंट है, प्लस शी हैज इंटरेस्ट टू स्टडी मोर एंड मोर, एंड शी नीड्स सच टाइप ऑफ पर्सन। तो एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फिलिप वैकिम, लेकिन फिलिप वैकिम बिलोंग्स टू अनदर फैमिली एंड हिज फादर इज अ लायर। और अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो वह जो है फादर उनके लायर के साथ साथ टुलिवर फैमिली के दुश्मनों में से एक है जो है। तो टुलिवर फैमिली ये नहीं चाहती कि उनकी बेटी जो है उनके किसी दुश्मन फैमिली के का जो बेटा है उसके साथ उसका अफेयर हो, सच थिंग वी फाइंड। और इसमें एक चीज ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो रोल है टॉम का या फादर का, वो किसको रोकना है? वो मैगी को रोकना है। तो मैगी का अपना कोई इंडिपेंडेंट, शी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट, शी डिपेंड्स अपॉन हुम? शी डिपेंड्स अपॉन फादर, शी डिपेंड्स अपॉन टॉम। इफ दे से दैट यू डोंट हैव टू बीट फिलिप वैकिम, so she will not be to Philip Vacuum. If they say go, then she will go. It also shows what? It also shows patriarchy, कि अगर भाई कह रहा तुम्हें फिलिप से नहीं मिलना तो वह फिलिप से नहीं मिलेगी, फादर ने कहा नहीं मिलना तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब डिसीजन मेकर कौन हुआ? डिसीजन मेकर फादर एंड सन। एक चीज, दूसरा चीज एक और कैरेक्टर है स्टीफन गेस्ट। स्टीफन गेस्ट जो है ये दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जो कि मैगी की लाइफ पे आते हैं। तो मैगी का जो रिलेशनशिप है वह ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल। और स्टीफन गेस्ट तो शुरू में मैगी की कजिन लूसी के साथ इंगेज है। स्टीफन गेस्ट जो है वो शुरू में किसके साथ इंगेज है? लूसी के साथ इंगेज है, जो मैगी की कजिन है, मैगी की कजिन है। लेकिन व्हेन मैगी, लूसी एंड स्टीफन जस्ट कम मीट विद ईच अदर, देन यू विल कम टू नो कि जो मैगी है वो स्टीफन गेस्ट के साथ
अट्रैक्ट होती है, प्लस एक समय ऐसा आता है कि वो बोटिंग पर उसके साथ चली जाती है, और जब बोटिंग पर चली जाती है तो ये उसकी ये उस फैमिली के लिए और साथ ही साथ मैगी के लिए बड़ा बुरा होता है। एक नाइट वह उसके साथ ठहरती है, और जब वापस आती है तो भाई कहते हैं कि जो है जो मेरे घर का दरवाजा है वो तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, बिकॉज तुमने एक नाइट एक ऐसे अजनबी के साथ पास की है जिसके बारे में तमाम चर्चाएं हैं, तो डोंट कम इन माई हाउस, जो है द डोर इज क्लोज्ड हियर। तो ये एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा यहां पर। नाउ हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब इस तरह के नेचर या इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि व्हाट डू वी गेट, व्हाट वी वांट टू से, कि हम क्या कहना चाहते हैं या क्या हम वो करते हैं। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टीफन गेस्ट इज अनदर कैरेक्टर जो अफेयर में आएगा। तो एक ट्रायंगल रिलेशनशिप, पहले जो है फिलिप वैकहैम, देन स्टीफन गेस्ट, ऑल दिस थिंग्स वी सी। और लूसी का वो स्वेटर है। एक कैरेक्टर है मिसेस ग्लेज, ये सिस्टर ऑफ बेजी टोलीवर है। इनका नेचर बिल्कुल अलग है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन एक उस फैमिली का टुलिवर फैमिली, खास करके जो बेजी टुलिवर है, ये कुछ कुल मिला करके ये मैगी टुलिवर की मौसी लगेगी, मौसी अगर अपनी भाषा में हम लोग समझे जो है। देयर इज अनदर कैरेक्टर लूसी डीन। लूसी डीन का जैसा मैंने भी बताया वो कजिन है, और स्टीफन गेस्ट के साथ इंगेज है, और एक कॉन्स्पिरेसी काफी हद तक करती है। किसके अगेंस्ट पे करती है? मैगी के अगेंस्ट पे, खास करके फिलिप वैकेम और स्टीफन गेस्ट को लेकर के जो है। तो एक जो परंपरा है, वेदर इन इंडिया वेदर इन एनी अदर कंट्री, जब आप उस समय का सोसाइटी देखते हैं तो नॉवेल जो होता है वो क्या है? नॉवेल इज अल्टीमेटली द रिफ्लेक्शन ऑफ द इवेंट्स ऑफ द सोसाइटी या पार्टिकुलर एज इन विच इट वाज रिटन, या उसी समाज का रिफ्लेक्शन होता है जिस समाज में ये लिखा गया है। कि कैसे टॉम डिसीजन मेकर है, फादर डिसीजन मेकर है, दिल कहता दरवाजा अब तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, क्योंकि यू पास्ड वन नाइट विद स्टीफन गेस्ट एंड देयर इज अ रूमर, द पीपल आर रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट योर कैरेक्टर, ऑल दीस थिंग्स। तो अगर आपको याद होगा कि हेनरी लेस या समथिंग नाम था, जॉर्ज इलियट ने लिव इन रिलेशनशिप के साथ रही, लिव इन रिलेशनशिप में थी समथिंग हेनरी लेस के साथ, HENRYLEWES, आई एम मिसिंग हियर। तो उसके साथ थी। तो जब वो उसके साथ थी तो वो घटना उन्होंने मैगी टुलिवर और स्टीफन गेस्ट को लेकर के यहाँ पे जिक्र किया कि व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द पीपल, उनका क्या था। सो yeah, George Henry Lewis, yes, Jagriti has written George Henry Lewis, yeah, that's the right answer. So अब एक और चीज आता है कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू नथिंग एट ऑल। यहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स को समझ में आ गए कि लूसी डेन कजिन है, मिसेस ग्लेज, दिस इज यू कैन से मौसी, किसका आपका टुलीवा का, मिस मैगी टुलीवा का, उसका भाई टॉम टुलीवर। दो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉम टुलीवर, मैगी टुलीवा, और साथ ही साथ स्टीफन गेस्ट और फिलिप वैक्यूम। ये चार को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो चीजें आसान होगी। देयर इज अ कैरेक्टर लायर वैक्यूम। लायर वैक्यूम मैंने आपको बताया कि लायर वैक्यूम जो है ये आपके जो, और ये वैक्यूम रहे हैं फिलिप वैक्यूम के फादर हैं, लेकिन मिस्टर टुलीवर के अगेंस्ट में है, उनके उनके अगेंस्ट में मुकदमा वगैरह लड़ते हैं और वो हार भी जाते हैं। देन यू फाइंड कि फिलिप वैक्यूम ये उनका डिसेबल सन है। किसके डिसेबल सन है? इस लायर के, और जिसके साथ शुरू में मैगी इंगेज होती है। मिस्टर स्टर्लिंग जो है ये टीचर है, टॉम के टीचर है। इनको अपॉइंट किया जाता है कि टॉम इनको ट्रेंड करेंगे। अब यहाँ पे पूरा का पूरा एक, अगर आप कह सकते हैं कि इट्स अ फैमिली ड्रामा या इट्स अ डोमेस्टिक नॉवेल, एंड इन दिस नॉवेल यू कम टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर फैमिली, टुलीवा फैमिली, मिस्टर टुलीवा, मिसेस टुलीवा, टॉम टुलीवा, मैगी टुलीवा, अबाउट these people you
कम टू नो। उसके अलावा स्टीफन के है, फिलिप को भी है, लायर वैकेम है। मैंने आपको बताया कि पूरा नावल का जो सबसे बड़ा खासियत है, ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ, या यू कैन से कि biographical study of George Eliot, you must go with the character Maggie Tulliver and Tom Tulliver। वो पूरा आपको उन्हीं का जिंदगी है, उन्हीं का पूरा बचपना से लेकर के जवानी तक का जो पूरा सीन रहा है, वो सब चीजें रही है। बस एक चीज ये है कि जो नॉवेल है उसमें रोमांस भी है, लव भी है, डेथ भी है। डेथ को लेकर के जहां पे बात आती है कि जब टॉम एक क्वेश्चन करता है अपनी सिस्टर से कि अब दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो गया है, क्योंकि तुमने जो है एक रात गुजारी है किसके साथ, स्टीफन गेस्ट के साथ, एंड द सोसाइटी इज आस्किंग क्वेश्चन, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट योर कैरेक्टर, यू कांट स्टे हियर, यू कांट कम हियर, एंड आई डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद यू। तो मैगी वहां से चली जाती है, लेकिन उसी रात या बाद में वो ये चीज देखती है कि जो फ्लॉस रिवर है उसमें बाढ़ आ गई है, शहर डूब रहा है। तो उसको अपने भाई को बचाने के लिए वह बोट से जाती है, क्योंकि उसका भाई जो है उसी मिल के पास रह रहा है। जब वहां जाती है तो काफी ज्यादा पानी है ही है, और किसी तरह से अपने भाई को बोट में लेती है, लेकर के वापस आती है। और लेकिन बीच नदी में या उसका मझधार में ही शिप रेकिंग हो जाता है, एंड यू विल कम टू नो कि दोनों मर जाते हैं लास्ट में। और दोनों की जो डेड बॉडी मिलती है वो क्लिंजिंग कंडीशन में है। और लास्ट में उन्होंने लिखा, जॉर्ज एलियट ने, कि मौत भी उनको अलग नहीं कर सकी। तो एक डेथ ए थीम यहाँ पर भी देखने को मिलता है। डिफरेंट नेचर को लेकर मैंने बात किया, रोमांस को लेकर के मैंने बात किया, उस समय की जितनी चेंजेस हो रहे थे, रेलवे का आना, रिफॉर्म बिल का होना, या और भी उस एरिया में जो तमाम बदलाव, फैक्ट्री का लगना, इंडस्ट्री का लगना, उसकी वजह से लोगों के में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन सारी चीजों को भी प्रेजेंट किया गया है। ये दो तीन पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, द मिल एंड द फ्लास इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ जॉर्ज एलियट। ये तो अभी मैंने आपसे बताया था, ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। इट्स पोर्ट्रेल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर। इसमें जो दिखाया गया है ब्रदर और सिस्टर के रिलेशनशिप को दिखाया गया है, वो ब्रदर एंड सिस्टर टॉम एंड मैगी को लेकर के। इट इज द स्टोरी ऑफ अ यंग वुमन स्ट्रगलिंग फॉर ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस। यह एक यंग वुमन का स्टोरी है। यंग वुमन वो कौन है? आपका मैगी टूलिवा, यंग वुमन जो स्ट्रगल कर रही है अपने डेवलपमेंट के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए, अगेंस्ट द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ अ स्मॉल कंट्री लाइफ, जो कि एक छोटे से गांव में रहती है। और उस गांव में जो है, जो पैट्रियार्की है, डिसीजन जो मेकर है, फादर है, ब्रदर है, उन सब तमाम चीजों से वह क्या करती है, वह संघर्ष करती है। और उस तरह से संघर्ष करते हुए वह आती है हमारे सामने, अगेंस्ट द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ अ स्मॉल कंट्री लाइफ को। डोमिनेटिंग फैमिली एंड अनसुटेबल स्वेटर्स, और उसकी लाइफ में जो स्वेटर्स होते हैं वो अनसुटेबल, कभी स्टीफन गेस्ट आते हैं तो कभी फिलिप आते हैं, फिलिप वाक्यम आते हैं, इन सब चीजों को भी। तो मैगी टूलिवर जो है वो क्या है? मैगी टूलिवर इज द वॉइस ऑफ जॉर्ज इलियट, या जॉर्ज इलियट इज इन मैगी टूलिवर एंड मैगी टूलिवर इज इन जॉर्ज इलियट। तो ये चीज है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, एक ब्रदर और सिस्टर की रिलेशनशिप को या उनको दिखाया गया है। और एक उमर का जो स्ट्रगल है उस समय के समाज में, कि इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपनी लाइफ को जीना चाहती है, जैसा कि जो है जॉर्ज हेनरी लेविस के साथ जो रिलेशनशिप में जॉर्ज इलियट रही है, वो पार्टिकुलर चीज यहाँ पे दिखाया गया है। तीसरा चीज टाइटिल को लेकर के, कि रिवर फ्लॉस इज द सिंबल ऑफ लाइफ। जो रिवर फ्लॉस है वो किसका सिंबल है? वो जीवन का सिंबल है। एंड डेथ, वह जीवन भी है और वह डेथ का भी सिंबल है। डेथ का कैसे सिंबल है? बोथ ड्रोड, वहां पे दोनों की मौत होती है डूबने से, आपका मैगी टूलिवर और उसका क्या नाम है, टॉम टूलिवर की। वेर एज द बिल, जबकि जो बिल है सिंबलाइज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो बिल है वो किसका सिंबल है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, प्रॉस्पिरिटी का, सर्वाइवल का। तो अगर कभी भी आता है क्वेश्चन की फ्लॉस इज द सिंबल ऑफ व्हाट, तो रिवर फ्लॉस इज द सिंबल ऑफ लाइफ एंड डेथ। बिल इज द सिंबल ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रॉस्पिरिटी एंड सर्वाइवल।
द मिल, जो मिल है उसका ना क्या नाम है, डार्ल कॉटे मिल, मिल का नाम डार्ल कॉटे मिल है। लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द रिवर फ्लास, जो दो नदियों के जंक्शन पर है, एक तो रिवर फ्लास है एंड मोर माइनर रिवर रिपल, और एक दूसरी नदी रिपर रिवर है। नियर द विलेज ऑफ सेंट ऑग, सेंट ऑज नाम का एक काल्पनिक गांव है, वहां की कहानी को दिखाया गया। तो ये नॉवेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी कि जो मिल है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, प्रॉस्पेरिटी का, सर्वाइवल का सिंबल है। जो फ्लॉस है वो लाइफ और डेथ का सिंबल है। और जो मिल है उसका पूरा नाम डार्ल कॉटे मिल है, जो दो नदियों के समीप स्थित है, रिवर फ्लॉस और रिवर रिपल, और एक इमेजिनेटिव विलेज है दैट इज सेंट ऑग। सो आई हैव डन हियर एंड आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। और कुछ और भी नॉवेलिस्ट या क्रिटिक्स जो फेमिनिज्म, जेंडर स्टडीज से रिलेटेड है या उनके नॉवेल में वो है, हम लोग और आगे लेकर के आएंगे और उस पर हम लोग बात करेंगे जो है कि हाँ ये चीजें, यू कैन जस्ट गिव योर फीडबैक। There is a very important question कि what is the difference between autobiographical and semi-autobiographical novel? This is the question of Krish. Actually, when I talk about autobiographical novel, it means that कि the whole novel particularly moves around the life of the author, what happened in the life of the author, particularly वह उसके इर्द गिर्द ही मूव करता है, वो प्योरली फिर ऑटोबायोग्राफिकल हो जाता है। जैसे मैगी टूलीवर का जो है काफी हद तक कैरेक्टर यहाँ पे आया। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ये होता है कि कुछ हद तक तो हमने अपने जीवन की चीजों को रखा और काफी हद तक फोकस जो है उस समय के समाज, उस समय की चीजों को लेकर के किया गया। जैसे अगर बात किया जाए डेविड कॉपरफील्ड, तो डेविड कॉपरफील्ड जो है वह एकदम से ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। किसका नॉवेल है? ये कहा जाता है एक कैरेक्टर पूरा उसमें है डेविड खुद चार्ल्स डिकेंस का। तो सेमी का मतलब हो गया हाफ हाफ, इन द सेंस कि उसमें ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है कुछ हद तक, और कुछ हद तक रियलिस्टिक ग्राउंड पर या दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के जो है बातें हो सकती है जो है। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल कंपनी एंड लिस्टिंग मी पैशनेटली। वी विल मीट। थैंक यू आरिफा, क्रिश, मनीषा, thanks to all of you. Thank you Jagriti, Suman. Okay, meet you soon.